Hello, good morning student. This is the fourth video lecture of the Unit 9 Valuation and the subject name is Professional Practice and Valuation. So, in this video session, we will discuss about obsolescence and many other points and one by one हम अलग डिफरेंट टॉपिक से वो कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम बात करते हैं obsolescence की। तो obsolescence किसको कहते हैं, obsolescence का फंक्शन क्या है, ओके different types of obsolescence, internal obsolescence as well as external obsolescence. Okay, so what is the obsolescence? Obsolescence may be defined as the loss in the value of the property due to change in fashions, in designs, in structures, etc. यानी कि obsolescence क्या होगा, obsolescence हम किसको बोलेंगे? obsolescence है वो है कि भाई जो वैल्यू है उसका लॉस होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का ड्यू टू चेंज इन फैशन, जो उसकी फैशन है उसमें हम चेंज करते हैं, उसकी डिज़ाइंस में हम चेंजेस लाते हैं, उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम जो चेंजेस लाते हैं, तो उसके हिसाब से जो ये चेंजेस है तो ये जो क्या होता है कि जो उसकी जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो लॉस होती है, तो उसको हम बोलेंगे obsolescence. एंड ओल्ड डेटेड बिल्डिंग विथ मैसिव वॉल्स, अरेंजमेंट ऑफ रूम्स नॉट suited in present days and for similar reasons. तो ओल्ड डेट बिल्डिंग्स में क्या होगा कि भाई जो मैसिव वॉल्स आता है और रूम्स का अरेंजमेंट आता है वो प्रेजेंट डेज के कंपैरिजन में वो सूट नहीं होता है, एज वेल एज अदर रीजन से वो भी प्रेजेंट जो सिचुएशन है प्रेजेंट डेज का तो उसमें वो सूट नहीं होता। तो उसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, उसके लिए उसका जो फैशन है, उसकी जो डिजाइन है उसमें हमको चेंजेस लाना पड़ेगा। उसके बाद the obsolescence may be due to the reasons such as progress in arts, changes in fashions, changes in planning ideas, new inventions, improvements in design techniques, etc. जो obsolescence होगा वो ड्यू टू द रीजंस, जो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस आएंगे। कौन कौन से रीजंस? तो प्रोग्रेस इन आर्ट्स, जो उसका आर्ट्स है उसका प्रोग्रेस, जो उसका फैशन है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस इन प्लानिंग आइडियाज, न्यू इन्वेंशन, इम्प्रूवमेंट्स इन डिज़ाइन टेक्निक्स एट्सेट्रा। तो ये obsolescence यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया obsolescence जो किसको बोलेंगे। उसके बाद जो सपोज कि हम मशीन की बात करें तो जो ओल्ड डिज़ाइन का जो मशीन है वो क्या हो जाएगा, वो समय के साथ ऑब्सोलेट हो जाता है। उसके बाद अगर उसको रनिंग कंडीशन और उसके जो वैल्यू है वो कम हो गई, उसमें सपोज कि थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, अदरवाइज हमको मशीन है वो न्यू मशीन है परचेज करना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकली साउंड है, वो फंक्शनली भी इनएडिक्वेट होती है, और जो उसका इकोनॉमिकल रिटर्न है वो क्या होगा कि समय के साथ वो लेस होता जाएगा, और यानी कि उसका जो यूटिलिटी पीरियड है वो फिनिश नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी जो डिज़ाइन है उसकी जो पेटेंट है वो ओल्डेस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम समय जाने के बाद क्या हो जाएगा कि उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम obsolescence। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ obsolescence की। तो टाइप्स ऑफ obsolescence में जनरली टू टाइप्स ऑफ obsolescence आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज इंटरनल obsolescence एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल obsolescence। तो इंटरनल obsolescence में क्या आएगा, तो इंटरनल obsolescence में फर्स्ट वन है पुअर और ओल्ड डिज़ाइन। पुअर और ओल्ड डिज़ाइन, तो पुअर और ओल्ड डिज़ाइन में क्या आएगा कि भाई जो उसका जो डिज़ाइन है वो पुअर होगा, तो क्या हो जाएगा कि भाई तो वो इंटरनल obsolescence में हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद चेंज इन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो उसका चेंज इन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद है चेंज इन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, चेंज इन यूटिलिटी डिमांड। तो ये 4 पॉइंट्स है उसको हम कंसिडर करेंगे इंटरनल obsolescence में। पहला वाला था जो उसका डिज़ाइन है वो पुअर हो गया होगा या ओल्ड हो गया होगा, तो उसको भी हम इंटरनल obsolescence कह सकते हैं। दूसरा वाला चेंज इन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको हम चेंज करते हैं तो वो भी इंटरनल obsolescence में आएगा। उसका कंस्ट्रक्शन वो किस टाइप का है, यानी कि काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, चेंज इन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी इंटरनल obsolescence में आएगा। और उसके बाद चेंज इन यूटिलिटी डिमांड, तो जो उसकी जो यूटिलिटी डिमांड है उसको हम चेंज करते हैं तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे इंटरनल obsolescence में। और उसके बाद अब दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल obsolescence। एक्सटर्नल obsolescence किसको बोला जाएगा कि जब उसका पुअर ओरिजिनल लोकेशन है तो उसको इंटरनल एक्सटर्नल obsolescence कहा जाएगा। उसके बाद चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो उसका डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर है उसको हम चेंज करते हैं
तो उसको एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस में कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ट्रैफिक लोकेशंस एंड नॉइसेस एक्सेट्रा। यानी कि जो स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस है उसका, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज का, जो फैक्ट्रीज का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, जो पब्लिक बिल्डिंग है उसका प्रॉक्सिमिटी, उसके बाद ट्रैफिक लोकेशन है, उसके बाद जो नॉइसेस है, ये सभी चीज़ है उसको जो डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस, स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंसेस है वो एक्सटर्नल ऑब्सोलेंसेस में हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो जोनिंग लॉज है, तो जो जोन का जो लॉज है ओके, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक्सटर्नल ऑब्सोलेंसेस में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं और ऑब्सोलेंस आज हमने देखा कि ऑब्सोलेंस हम किसको बोलते हैं। तो ऑब्सोलेंस और डेप्रिसिएशन के डिफरेंस की बात करें तो 1 बाय 1 पॉइंट हम स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू वियर, टियर एंड डीके एक्सेट्रा इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन उसको बोलेंगे कि जो फिजिकल लॉस है वैल्यू का, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का, तो जो फिजिकल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का जो फिजिकल लॉस है, किस वजह से उसका प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो भाई उसका जो वियर, टियर और डीके, तो उसके हिसाब से जो उसमें लॉस आएगा तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो ऑब्सोलेंस में बात करते हैं, तो ऑब्सोलेंस में फर्स्ट पॉइंट है लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, in fashion, in structures etc. is known as obsolescence। तो जो लॉस, वैल्यू का जो लॉस है प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, तो उसकी जो डिजाइन में हम चेंज करते हैं, उसके फैशन में चेंज करते हैं, इस वेल उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्सोलेंसेस। तो उसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या है? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ग्रेजुअल एंड स्लो। जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो डिक्रीज होगी ग्रेजुअली और स्लो होगा, तो वो डिप्रिसिएशन में आएगा। और ऑब्सोलेंस में क्या आएगा कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट अ रैपिड रेट। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, वो रैपिड रेट पे इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉपर्टी है वो ऑब्सोलेंस में होता है। थर्ड पॉइंट है डिप्रिसिएशन में, depreciation depends on its original condition, quality of maintenance and mode of use। जो प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन है वो डिपेंड्स रहता है किस चीज़ पे? तो डिप्रिसिएशन वो डिपेंड्स रहता है उसके जो ओरिजिनल कंडीशन है प्रॉपर्टी की, उसके बाद क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड मोड ऑफ यूज़। तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस कैसी है, उसका मोड ऑफ यूज़ कैसा है, तो वो उस पर डिपेंडेंट डिप्रिसिएशन रहता है। और ऑब्सोलेंसिस, तो ऑब्सोलेंस है वो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल प्रोग्रेस इन द आर्ट्स। जो नॉर्मल प्रोग्रेस है आर्ट्स का उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। इनएडिक्वेसी टू प्रेजेंट और ग्रोइंग नीड्स एक्सेट्रा। और जो उसकी इनएडिक्वेसी है प्रेजेंट और ग्रोइंग नीड्स पे, उस पर भी ऑब्सोलेंस है वो डिपेंड रहता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन में फोर्थ पॉइंट है दिस इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, मोर द एज मोर विल बी द अमाउंट फॉर डिप्रिसिएशन। अब क्या है कि डिप्रिसिएशन है वो वेरिएबल है, तो उसके जो एज ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसके हिसाब से जब उसकी जो मोर एज होगी तो क्या होगा डिप्रिसिएशन ज़्यादा, और मोर विल बी द अमाउंट फॉर डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्सोलेंसिस में क्या आएगा? ऑब्सोलेंसिस में दिस इज नॉट डिपेंड ऑन एज ऑफ द बिल्डिंग, अ न्यू बिल्डिंग में सफर इन इट्स यूजुअल रेट ड्यू टू ऑब्सोलेंस। तो ऑब्सोलेंस है वो डिपेंडेंट एज पे नहीं होगा, जो न्यू बिल्डिंग होगा वो उसके यूजुअल रेंट या ऑब्सोलेंस के हिसाब से जो न्यू बिल्डिंग होगा वो सफर होगा उसके यूजुअल रेंट ड्यू टू ऑब्सोलेंस। तो उसका ऑब्सोलेंस है तो उसके हिसाब से न्यू बिल्डिंग की वो सफर हो। लास्ट पॉइंट है डिप्रिसिएशन में देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड। जो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम करते हैं तो उस पर डिफरेंट मेथड है उसका हम यूज़ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन कांस्टेंट परसेंटेज और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एंड थर्ड वन इज अ सिंकिंग फंड मेथड।
तो जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन की बात की और हमने यहाँ पे 3 मेथड का यूज हम करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड पहला है, दूसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड। ऑब्सोलेंस में क्या है, एट प्रेजेंट देयर इज नो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी कि ऑब्सोलेंस कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी मेथड नहीं है। ओके, तो इस डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस में हमने देखा कि जो फिजिकल लॉस होता है तो वो उसके हिसाब से फिजिकल लॉस है वो प्रॉपर्टी का वियर टीयर एंड डीके के हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन, जबकि ऑब्सोलेंस में क्या आता है तो उसका जो प्रॉपर्टी का जो पैटर्न या डिजाइन जो चेंजेस होता है तो उसके हिसाब से ऑब्सोलेंस आता है। डिप्रिसिएशन में द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ग्रेजुअल एंड स्लो। जो डिप्रिसिएशन है वो ग्रेजुअली और स्लो प्रोसेस है, जबकि ऑब्सोलेंस है वो क्या है, वो इंक्रीज और डिक्रीज रिपीट रेट पे हो सकता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड मोड ऑफ यूज। उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस है वो डिपेंड्स रहता है नॉर्मल प्रोग्रेस, तो उसका हार्ड इनएडिक्वेसी टू प्रेजेंट और ग्रोइंग नीड्स उसके हिसाब से। डिप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस, डिप्रिसिएशन में दिस इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, मोर द एज मोर विल बी द अमाउंट फॉर डिप्रिसिएशन। जबकि उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा, जबकि ऑब्सोलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए जनरली 3 मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड एंड सिंकिंग फंड मेथड, जबकि ऑब्सोलेंस में ऐसी कोई भी मेथड नहीं है। तो डिप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन में द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। तो उसमें 4 टाइप्स की मेथड है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन इज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, थर्ड वन इज सिंकिंग फंड मेथड एंड फोर्थ वन इज क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो it is the simplest method of depreciation. In this method, it is assumed that the book value of an asset will decrease by same amount every year over the useful life till its salvage value is reached. In other words, the book value of the asset decreases at a linear rate with the time period. यानी कि जो सिंपल डिप्रिसिएशन है वो क्या कि सिंपलेस्ट मेथड है, और इन दिस मेथड इट इज assumed that द बुक वैल्यू, जो एसेट का बुक वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट एवरी ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ टिल इट्स साल्वेज वैल्यू इज रीच। तो जब उसका साल्वेज वैल्यू तक जो पहुंचेगा तो उसके पहले क्या होगा कि एवरी ईयर उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेज एट अ लीनियर रेट विद द टाइम पीरियड। तो उसका जो फिनिशिंग टाइम पीरियड है वहाँ से वहाँ तक उसका जो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा वो लीनियर रेट पे हम उसको डिक्रीज है ओके उसका कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का इक्वेशन है D इज इक्वल टू कैपिटल C माइनस कैपिटल S डिवाइड बाई N, फिर कैपिटल D इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, कैपिटल C इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, कैपिटल S इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू एंड स्मॉल n इज इक्वल टू लाइफ इन ईयर्स। तो जो कैपिटल D होगा तो उसको बोलेंगे हम एनुअल डिप्रिसिएशन, यानी कि उसका जो ईयरली डिप्रिसिएशन है उसको बोलेंगे कैपिटल D। उसके बाद कैपिटल C यानी कि उसका ओरिजिनल कॉस्ट, उसके बाद कैपिटल S इट मीन्स स्क्रैप वैल्यू और स्मॉल n इज इक्वल टू लाइफ इन ईयर्स। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर m ईयर्स। तो आफ्टर m ईयर्स की बात करें तो उसका डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा, कैपिटल D इज इक्वल टू कैपिटल C माइनस कैपिटल S डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय m, यानी कि कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय D आएगा, और जो ये D होगा तो उसको बोलेंगे C कैपिटल उसका जो प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर लाइफ इन ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स। सो डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर m ईयर्स is equal to कैपिटल C माइनस कैपिटल S डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय m, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर m years is equal to m मल्टीप्लाइड बाय d। सो बुक वैल्यू आफ्टर m years
capital C minus in bracket capital C minus capital S divided by N multiplied by M. So capital C minus capital S divided by N उसको हम बोलेंगे D. So book value after M years is equal to capital C minus M multiplied by D. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड. So the initial cost of a the initial cost of a piece of construction equipment is rupees 35 lakh. जो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसका इनिशियल कॉस्ट है वो है 35 लाख. इट हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. उसका जो यूजफुल लाइफ है वो है 10 years है. द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज रुपीज 5 लाख. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ उसका इट्स यूजफुल लाइफ 10 years एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ 10 years इट्स कॉस्ट इज रुपीज 5 लाख. एंड calculate the annual depreciation and book value of the construction equipment using straight line method. तो straight line method का यूज करके हमको उसका annual depreciation और उसका book value of construction equipment है वो हमको फाइंड करना है. तो वो क्या आएगा, तो वो उसमें जो उसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो है कैपिटल P इज इक्वल टू रुपीज 35 लाख. एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू उसका है रुपीज 5 लाख एंड उसका यूजफुल लाइफ स्मॉल एन इज इक्वल टू 10 years है. तो जो उसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 35 लाख है और उसका साल्वेज वैल्यू है वो है 5 लाख और उसका यूजफुल लाइफ है वो है 10 years. सो फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर ए गिवन ईयर इज कैलकुलेटेड यूजिंग dm is equal to d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to d9 is equal to d10 is equal to 35 lakh minus 5 lakh divided by 10. So जो d आएगा depreciation वो आएगा 30 lakh. So the book value at the end of a given year is calculated by subtracting the annual depreciation amount from previous year's book value. So जो उसका बुक वैल्यू है वो एट द एंड ऑफ ए उसका जो गिवन ईयर से जो उसका बुक वैल्यू है वो कैलकुलेटिंग करेंगे हम जो सब्ट्रैक्टिंग द एनुअल डिप्रिसिएशन. जो उसका एनुअल डिप्रिसिएशन है उससे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे अमाउंट फ्रॉम जो उसका प्रीवियस ईयर्स का बुक वैल्यू है उससे. तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन उसका करते हैं. तो क्या आएगा आंसर, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू BV1 इज इक्वल टू 35 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 32 लाख. तो जो जब उसका पहला ईयर है वो खत्म होगा तो उसके बाद उसका जो बुक वैल्यू आएगा 32 लाख. बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज इक्वल टू 32 लाख माइनस 3 लाख. सो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज 29 लाख. ओके, उसके बाद एग्जाम्पल सपोज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज गिवन बाय उसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा 35 लाख माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख. सो 29 लाख स्ट्रेट लाइन मेथड से आएंगे. ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी मेथड की. तो दूसरी मेथड में हम देखते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. तो उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि भाई जो इन दिस मेथड इट इज एज्यूम दैट the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of every year. यानी कि जो constant percentage मेथड और declining balance मेथड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इस मेथड में उसका प्रॉपर्टी है वो लॉस हो गया इट्स वैल्यू उसका जो constant percentage आएगा उसकी वैल्यू क्या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. तो जो उसका एवरी ईयर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग से उसका कांस्टेंट परसेंटेज है वो डिक्रीज होता जाएगा. सो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज कैपिटल D इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई लाइफ इन ईयर वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू परसेंटेज रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, capital S is equal to scrap value, capital C is equal to original cost and small n is equal to life in years. So if age of property is m years, so value of property after m years after depreciation is equal to
कैपिटल C multiplied by in bracket S divided by C raised to m by n. So this formula does not hold good when scrap value capital S is equal to 0. तो इसका जो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो उसका जो डिप्रिसिएशन आफ्टर m years फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। किस फॉर्मूला, तो उसका जो डिप्रिसिएशन आएगा आफ्टर m years कैपिटल C मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइड बाई C रेस्ट टू m बाई n एंड दिस फॉर्मूला डज नॉट होल्ड गुड व्हेन स्क्रैप वैल्यू कैपिटल S इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला है वो स्क्रैप वैल्यू उसका जो इक्वल टू 0 है वो उसे नहीं होल्ड गुड व्हेन, जो उसका जो स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो ये फॉर्मूला है वो अच्छा से हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर की बात करें तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्सोलेंस है, ऑब्सोलेंस किसको बोलते हैं, उसका जो डिजाइन है, उसका जो फैशन है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसमें जो चेंजेस करते हैं उसको हम ऑब्सोलेंस बोलते हैं। और ऑब्सोलेंस है उसमें क्या होता है कि ऑब्सोलेंस में उसका जो रेट, उसका जो डिजाइन चेंज करता है, उसका जो वहाँ पे साल्वेज वैल्यू यानी कि पूरे का पूरा जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी वो डिप्रिसिएट नहीं होगा। और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑब्सोलेंस हमने देखा कि भाई दो टाइप्स के ऑब्सोलेंस थे, इंटरनल ऑब्सोलेंसेस एज वेल एज सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल ऑब्सोलेंसेस में पुअर और ओल्ड डिजाइन, चेंज इन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, चेंज इन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड चेंज इन यूटिलिटी डिमांड। एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस में पुअर ओरिजिनल लोकेशन, चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल एंड जोनिंग लॉस। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस, तो डिप्रिसिएशन किसको बोलेंगे और ऑब्सोलेंस किसको बोलेंगे वो भी देखा। जो उसका फिजिकल लॉस होता जाएगा तो उसको डिप्रिसिएशन, और उसका जो प्रॉपर्टी उसका जो डिजाइन के हिसाब से उसमें हम चेंज करेंगे उसको ऑब्सोलेंस बोलेंगे। डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी का ग्रेजुअल एंड स्लो वहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती है, यहाँ पे ऑब्सोलेंस में उसकी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो इंक्रीज और डिक्रीज रिपीट रेट से होता है। और जो उसका मेंटेन मोड ऑफ यूज है वो डिप्रिसिएशन पे डिपेंड्स होता है ऑन ओरिजिनल कंडीशन। और ऑब्सोलेंस में उसको जो उसका डिज़ाइन है, उसका जो पैटर्न है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वहाँ पे डिपेंडेंट रहता है। डिप्रिसिएशन में उसका जो एज ऑफ प्रॉपर्टी जब ज़्यादा हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा, ऑब्सोलेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट एंड सिंकिंग, जबकि ऑब्सोलेंस में कुछ भी नहीं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन में 4 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, डिक्लाइनिंग सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्वे। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमने देखा कि उसका इक्वेशन था कैपिटल D इज इक्वल टू कैपिटल C माइनस S डिवाइड बाई एन, D डिप्रिसिएशन C, ओरिजिनल कॉस्ट S, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ इन ईयर्स, एंड डिप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर m years D इज इक्वल टू C माइनस S डिवाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई m। So depreciation is equal to m by d and book value after m is c minus m by c minus m multiplied by d। और उसके बाद हमने ये एग्जांपल देखा कि 2 ईयर के बाद उसका जो बुक वैल्यू था वो 29 लाख था। एंड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड की बात करें तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में डिप्रिसिएशन कैपिटल इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 1 डिवाइड बाई लाइफ इन ईयर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करते हैं एंड थैंक यू।